Okay, so continue it again from the last one. Now, अगर फास्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह के फास्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग में, तो हम पढ़ चुके हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन कहते हैं। अब अगर ये हो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन एक और प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है कि अगर ये फास्ट इलेक्ट्रॉन है that can interact with the valence electrons, which produces collective oscillation of the electron continuum due to the repulsion of electrons and it's called the plasma. इस तरह कि मैंने आपको बताया कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन सी होता है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो डेफिनेटली फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन से। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक लाइन के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह की सी सरफेस होती है, और अगर सी सरफेस के ऊपर कोई एयर ट्रेवल करती है तो आप जहन में ले आए कि वहां पर पूरी सरफेस के ऊपर एक ऑसिलेशन जनरेट हो जाती है। यही काम इन अ सिमिलर वे फास्ट इलेक्ट्रॉन करता है कि फास्ट इलेक्ट्रॉन उस एयर के हिसाब से आती है और वो इलेक्ट्रॉन जाकर उस जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की पूरी कंटिन्यूम है, पूरी एक लाइन जो है, उसको रिपेल करती है। अब जब रिपेल करेगी, और ध्यान में रख लें कि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पर मौजूद है, वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बहुत ही नजदीक आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रफ के फॉर्म में चलाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट फास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो जब वो आगे जाएगा तो ये जो ट्रफ इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर आएगा और वहां पर पूरी एक जो ट्रफ है वो जाकर कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है दूसरे इलेक्ट्रॉन के, वो चला जाता है क्रेस्ट में। और ये इलेक्ट्रॉन जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करता है सरफेस के ऊपर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो बाउंड फॉर्म में होते हैं, उनमें पूरी एक ऑसिलेशन जनरेट कर लेता है। और इस ऑसिलेशन के थ्रू जो पूरी फॉर्म बनती है वेव की, उसको हम कहते हैं प्लाज्मॉन्स। नाउ एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन हो गई है इनइलास्टिक स्कैटरिंग के थ्रू कि उसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, और वो बाउंड होगा कहाँ पर? वैलेंस शेल्स में। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पूरी एक ऑसिलेशन जनरेट हो जाती है उसमें, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मास। नाउ in insulators and semiconductor the typical plasmon energy, क्योंकि वो इंसिडेंट फास्ट इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेगा, दैट्स h omega p। वो ओमेगा p इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। उसकी जो इंसुलेटर की है वो 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी है वो 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एंड द लाइफ टाइम इज 10 to power minus 15 सेकेंड। अब जब ये वेव जनरेट हो जाती है, अब वेव चला जाता है पूरी एक एक्साइटेड फॉर्म में, मतलब है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़े से ऊपर चले जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनको मिलती है फास्ट इलेक्ट्रॉन से, जो 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में होती है, वो जाकर इमिट करवाते हैं। तो उसकी जो लाइफ टाइम होती है प्लाज्मोन की एक्साइटेशन की, वो 10 to power minus 15 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 femtosecond। इसका मतलब है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये फिनोमेना अकर होता है। So plasmon clouds produces in crystal due to the motion of fast electrons or decay into electron hole pair. Now, ध्यान में रख लें कि जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जब आएगा और वो सरफेस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो जाकर उस एनर्जी को अगर वो ले लेंगे तो हो सकता है कि वो क्रॉस कर जाएं उस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप है, और इस तरह ये क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का मतलब है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चले जाएं, दिस होल बन जाएगा वैलेंस में, और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। एंड डिके करेगा, इसका मतलब है अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। प्लाज्मॉन को जो एनर्जी मिली है वो डिके करेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर के फॉर्म। द एवलांच प्रोसेस कंटिन्यूज until the generated electron are
a photon are unable to create further ionization. अब ये जो एवलांच का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन के फॉर्म में हो सकता है, वो जाकर प्लाज्मॉन के फॉर्म में हो सकता है इलेक्ट्रॉन की रिलैक्सेशन। अब अगर दूसरी तरफ हम देखें होल की, तो होल जो जाकर मजीद होल जनरेट करता है फोटॉन्स के फॉर्म में, एक्स रेस फोटॉन्स के फॉर्म में, और वो एक्स रेस फोटॉन मजीद इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं वैलेंस उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा कब तक कि वो मजीद आयनाइजेशन न कर सके। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो मजीद आकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट न कर सके, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। नाउ as soon as the electron or hole energy falls below the ionization threshold, आयनाइजेशन थ्रेशोल्ड का मतलब ये हो जाएगा कि अगर सोडियम आयोडाइड को हमने देखा है या सीसियम आयोडाइड को, तो वहां पर के शेल के आयनाइजेशन के लिए उसको 33 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जो फास्ट जो बिगिनिंग में हमने स्टार्ट किए थे कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है या जो होल है, डेफिनेटली उसके पास जो एनर्जी होगी वो 65 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो वो मजीद जाकर आयनाइजेशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये आयनाइजेशन कब तक चलेगी? आयनाइजेशन का थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर 33 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम आ जाए तो मजीद आयनाइजेशन नहीं हो सकती, ना होल कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन कर सकता है, तो यहाँ पर एंड कर जाता है। इट स्टार्ट्स इंटरैक्ट विद देन व्हाट विल हैपन, जब ये सिचुएशन हो जाती है कि थ्रेशोल्ड आयनाइजेशन ना कर सके, it starts to interact with the vibration of the environment, and the effect is known as electron phonon relaxation. अब जो एटम का जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है जिसको हम वाइब्रेशन के थ्रू कह सकते हैं, और वो फोनान कहलाती है, जो हीट एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है, चाहे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, डेफिनेटली सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो एनर्जी उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को उस रिस्पेक्टिव ग्राउंड शेल में एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी भी कह सकते हैं। वो फोनान के फॉर्म में होती है, वो वाइब्रेशन होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन मजीद और होल मजीद आयनाइजेशन न कर सकी, तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जाकर इतनी एनर्जी उसकी आ जाती है कि वो उस वाइब्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, या इंक्रीज ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो इंटरेक्ट करेगा उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट में है और वो सिर्फ वाइब्रेशन करे, इसको हम फोनान ही कह सकते हैं, वो हीट जनरेट कर सकते हैं, मतलब इसका ये है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मजीद नहीं कर सकते, तो वो क्या, उनके पास एनर्जी है, फॉर एग्जांपल 33 से उसकी एनर्जी कम हो गई है। लेट्स सपोज एक एटम है जो थर्मलाइजेशन की एनर्जी है वो 0.015 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन या होल है, उसकी एनर्जी लेट्स सपोज 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि ऑलमोस्ट थर्मलाइज एनर्जी के बराबर है थर्मलाइजेशन की, तो वो उन मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उसको आयोनाइज नहीं कर सकते। आयोनाइजेशन के लिए हायर एनर्जी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल के एटम्स के साथ जो इंटरेक्शन कर सकते हैं या एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सिर्फ हीट के फॉर्म में या वाइब्रेशन के फॉर्म में या फोनान के फॉर्म में हो सकती है, ऑल मीनिंग द सेम। और दिस इज नोन एज थर्मलाइजेशन स्टेट। जो एंड होगा कि मजीद आयनाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल न हो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और होल के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, तो वो थर्मलाइजेशन प्रोसेस में आ जाएंगे। दिस शुड बी द एंड। इन द प्रोसेस ऑफ thermalization, the electron moves down to the bottom of the conduction band and the hole moves to the top of the valence band. अब अगर आप फिगर की तरफ आ जाएं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि ये जो रिलैक्सेशन है, और रिलैक्सेशन होते 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 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉटम में बैठ जाएगा कंडक्शन बैंड के, और होल जो है वो टॉप पे चला जाएगा वैलेंस पे, वैलेंस। अब मजीद एनर्जी नहीं है। Now this is known as a thermalization. This is mean the electron phonon interaction. इस रीजन में इलेक्ट्रॉन फोनॉन रिलैक्सेशन तो हो सकती है,
लेकिन कोई और आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्लाज्मॉन की इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स और होल के पास। और ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन और होल को अगर आप देखें तो वो एक दूसरे से कितने दूर हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू हाउ मच दिस, हाउ मच मीन इक्वल टू द बैंड गैप। और ये चले जाएंगे कहाँ तक, अब अगर इसको आप देखें जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिस बिकम्स अ बैंड गैप, और ये आकर बैंड गैप के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब थर्मलाइजेशन हो गई है एंड नो मोर प्रोसेस इज देयर। देन अब ये एनर्जी कैरियर है, अब इसमें एनर्जी मौजूद है, इसमें भी एनर्जी मौजूद है, और ये एनर्जी अब कैरी करेंगे। कहाँ पर इसकी सिचुएशन एंड होगी, ये चले जाएंगे therefore ultimately the electron hole pair energy becomes equal to the band gap energy Eg of the crystal. अब जब Eg of the crystals के बराबर हो जाएगी, then what will happen? What will happen mean, अब ये इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंटिलेशन मैकेनिज्म। नाउ दिस इज अ प्रोसेस, ये हमने प्रोसेस पढ़ ली है। इसके बाद जो रिलैक्सेशन के बाद जो एक्साइटेशन होगी और जो ल्यूमिनेसेंस सेंटर में जो मामला चलेगा, जो प्रोसेस चलेगा, उसको कहते हैं मैकेनिज्म। हाउ द एनर्जी मीन दिस एनर्जी इज कैपेबल टू एक्साइट एंड जनरेट द लाइट। तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये थर्ड स्टेज है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा ल्यूमिनेसेंस का। तो ल्यूमिनेसेंस को अब मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और वो आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर सकें। नाउ इफ यू हैव सम क्वेश्चन सो प्लीज, अब आप इसको यू कैन मीट, ओके अनम्यूट मैंने कर दिया है। हेलो यस सर, I was ready. जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है सो सर जी वो क्वेश्चन हो द असाइनमेंट के लास्ट डेट हो नन कने जी जी मों को सबमिट को अगे को सबमिट लिखल हो कोई गुना चे तब तया को लवीगी या न को लवीगी बल मुंगा एमफिल वाला यो मुंगा द बीएस पदागा की ऐड को कने जी नो मुंगा जे तासु त बदा सब प्रॉब्लम होने भी बीएस द ग्रुप ना मो ऐड। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं एमफिल के, वो बीएस के साथ है ना, ठीक है। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि अब आप अपनी क्लास में, क्योंकि मैंने जो एमफिल की क्लास है उसको एज इट इज छोड़ा हुआ है, ठीक जी है। सर, और अगर आप असाइनमेंट को देखें तो असाइनमेंट भी मैंने वहां पर शेयर की है, सही। जी सर बिल्कुल। तो आप उस सबमिशंस को उधर करवा सकते हैं, मेरी बात समझ में जी आ रही सर, है। जो एमफिल के स्टूडेंट हैं नदन वो तक अपना असाइनमेंट अपने क्लास में सबमिट करवा दें, अगर नहीं करवा सकते तो वो जाकर BS8 में करवा दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने ही क्लास जो एमफिल 2 है, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, उसमें सबमिशन में जाकर उसको आप सबमिट करवा दें। अभी तो टाइम है, आज का दिन है ना, ठीक है सर, ठीक बस है। इधर भी करवाए लेकिन उधर भी करवा देंगे, हाँ ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है सर। एग्जैक्टली जी Sir, eu tapos ko sir. या Sir, जिस तुम सुमरा कोर्स पाते देनो सर. देखें हम लकी इस वजह से हैं कि हमारा कोर्स बेसिकली कम ही है, क्योंकि तकरीबन हम कोई 7-8 वीक का काम पहले कर चुके हैं क्लास में, और 1-2 लेक्चर हम जूम में इस LMS से पहले ले चुके हैं। बात समझ में आ रही है? Yes sir. तो अब हमारे पास जो कोर्स हैं, अब ये 11 वीक जारी है ना, Yes sir. तो 16 वीक्स के हिसाब से अगर आप देखें सो यू हैव ओनली 5 मोर वीक्स देयर। Yes sir. तो होपफुली मिड ऑफ द जुलाई तक हम ये कोर्स खत्म कर देंगे, Sir, the वेल बिफोर द जी। sir the mid term chikam exam देनो दे कि मंगा सुमरा पूरे सर जी दा पेपर बस सुमरा कोर्स के राजी मंगता. मिड टर्म अगर आपको, चलो मैं इसको आपके साथ शेयर कर लूंगा कि वो कितना होगा। मिड टर्म का मतलब मिड टर्म वो हम डिसाइड कर लेंगे कि जी मिड टर्म, फॉर एग्जांपल यूजुअली आम जब क्लास होती है सेमेस्टर की, यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ,
तो जो टोटल टीचिंग वीक्स हैं और उसके हिसाब से आप देखें तो जो 9 वीक है 9, यस सर। तो 9th वीक में आपका एग्जाम होता है। इसका मतलब है कि अगर 8 वीक का कोर्स आप देखें तो वो मिड टर्म में आ जाता है। सही है सर। ठीक है, तो हम भी एग्जैक्टली उसी चीज को फॉलो करेंगे जो रेगुलर सेमेस्टर के थ्रू जिस तरह हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यस सर। मीन 8 सर वीक, दा या मैं आपके साथ यस वो शेयर कर लूंगा कि यहाँ तक एग्जाम होगा यस डेफिनेटली। सर। सर چې شیر کې تاسو موږ سره موږ بل سره هغه طریقې سره بیا تیاری وکړو چې ओके لکه څومره ओके ओके, پر आई विल راځي डू, आई विल डू, यस। The paper में MCQs टाइप ही है ना? यस सर। अब तक तो हम भी सुनते आ रहे हैं बल्कि है कि वो एमसीक्यूज होंगे। यस सर। ठीक है। तो अब ठीक है सर, देखते MCQ हैं कि एमसीक्यूज है या कुछ घंटे दे दें और वो तो मेरा अपना भी कुछ आइडिया है बट आई डोंट वांट टू शेयर हियर, लेकिन देखते हैं। लेकिन अभी तक जितना है कि वो एमसीक्यूज टाइप ही होगा। दिया से ना मुंग मार स्टडी MCQs टाइप दा वो क्यों गया एकदम पहले से चेंज की चीजें। देखें, आप जहन में ये रख लें कि चाहे वो एमसीक्यूज टाइप के हों, आपने तो टॉपिक वाइज को कवर करना है ना। तो उसमें अगर एमसीक्यूज हैं या वो सब्जेक्टिव टाइप के हैं या कंसेप्चुअल टाइप के हैं, सो यू नीड टू रेडी फॉर दैट वन। अब आप तो ये नहीं करेंगे कि एमसीक्यूज के लिए अलहदा स्टडी करेंगे और सेलेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अलहदा करेंगे। आप तो टॉपिक को समझेंगे, उसमें जिस किस्म का एग्जाम भी हो। यस ठीक जी। सर जी मखके जी हो गई تاسو हो गया जी जी تاسو وایي جی وایي. سر تاسو چې کوم زوم باندې کوم کلاسز اغستې دا سلاید سر کوم سلیکشن کینو کوئی نشي مخکې چې کوم ایلیمنټس نه مخکې سر جی ال ام اس سر جی مخکې چې من کوم ها ال ام ایلیمنټس نه اس مخکې چې کوم کلاسز موږ اغستې وکنه سر ای ها. سر زه به درکما ستاره سره او ټول ستا ټول تقریبا شیر شي. دا اوسنی چې کوم شو 13 پورې دا شیر صحیح ده، کنه صحیح ده. ساکب عاقبی او شیر او. एकदम صحیح دی ټیک ده دا شیر کنه ټول شیر کا ټول چې کوم نوټس صحیح صحیح ده صحیح سر جی د امفل گروپ کې مونږ اسایمنټ جمع کو کنه جی خو مونږ راشد صاحب ته جمع کړو نو اغي بیا وی چې دا اوپن کیږي نه ماته راغلی دی خو اوپن کیږي نو ان کیس تاسو څه پرابلم نو خیر مونږ تاسو ته بیا تاسو نمبر هم درسین کو تاسو لیک بیا مونږ انفارم کوي پاغه گروپ کې چې تاسو دغه جمع شو یا کولاوی بس صرف دونه مونږ انفارم کوي سر صحیح دا نه به هم شي یا بس مثلا دا چې پرابلم راځي او تاسو ته ضرور به منم. जी यस क्वेश्चन है सर जी आवाज क्लियर में दे लकट की लग लाउड हुआ या जी बिया लग रिपीट सर रसूल मार्डा की तकरीबन 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बका आयोनाइजेशन लगा यस तो मन सर 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रश है जब किसी का बात है जब इलेक्ट्रॉन जान सर बोल दो कि पार्टी की सर देखें अब जहन में ये रख लें कि अगर एनर्जी ज्यादा है चाहिए उसको कितना है 33 कौन से शेल के लिए के शेल के लिए के शेल से तो नीचे कोई शेल नहीं होता ना दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी अब ये जो 33 उसको मिल गई है तो 33 का मतलब ये है कि 33 इक्वल टू दैट एनर्जी होल के बराबर डीप होल जनरेट हो गया ना मेरी बात समझ में आ रही है अब जब डीप होल जनरेट हो गया तो वो के शेल अब फॉर एग्जाम्पल चलो इसको इस तरह ले लें कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल से निकल गए और एक होल जनरेट हो गया है एन शेल में और दूसरा जो है वो के शेल में होल जनरेट हो गया तो किस होल की एनर्जी ज्यादा होगी डेफिनेटली के शेल होल की एनर्जी ज्यादा होगी ना मतलब इसका ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस के शेल के होल को फिल अप करेंगे तो वो जो जनरेट करेगा एनर्जी
एल शेल वाला आएगा के शेल को फिलअप करने के लिए, एम वाला आएगा, एन वाला आएगा। तो ये पूरा जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर एन शेल को आप देखें तो एन शेल से ऊपर कौन सा होगा, ओ या पी, तो वो जो ऊपर वाली एनर्जी होगी वो तो नैरो डाउन होती है ना, तो वो जो ऊपर एन शेल का होल है वो लेस एनर्जी कैरी करता है। लेकिन अगर आप के शेल को देख लें तो के शेल ज्यादा होगा। तो अब अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी जहन में रखकर एक्सपेंड करें या वो होल वाली, द थिंग इज सेम, क्योंकि यही होल जो है, यही होल बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट हुआ है, जिसको अब 33 के इलेक्ट्रॉन, वो तो फ्री हो गया, वो तो चला गया। लेकिन ये जो होल है वो इतना डीप है कि उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा वो उतनी एनर्जी लूज करेगा जितना ये इलेक्ट्रॉन ले चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका मामला चलेगा कहाँ तक, पर जी अगर जी या ओके, that is clear then. Next question. الإلكترون داخل كم جبل صار لك مادة ده أخذ شيء تدي इलेक्ट्रॉन होल, देखिए ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो जाकर एंड अप हो जाता है कहाँ पर, यहाँ तक। अब होल को आप देख लें, कोर लेवल लिखा हुआ है या लेवल्स लिखे हुए हैं। अब कोर लेवल से जितने भी होल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं कहाँ तक, वो चले जाएंगे टॉप ऑफ द वैलेंस। उसके बाद तो फॉरबिडन गैप है ना, और जो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करेगा वो बहुत ही टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड जाएगा। कंडक्शन बैंड यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, एंड सो ऑन। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को आप देखें तो वो मजीद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मजीद जनरेट करेंगे, तो उसका जो एंड होगा वो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड होगा, बॉटम। और होल जो होगा वो जाकर टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड होगा। और यहाँ तक इसका प्रोसेस चलेगा रिलैक्सेशन का। दिस इज नोन ए थर्मलाइजेशन। थर्मलाइजेशन का जी सर ये एनर्जी कैरियर माइग्रेशन। Okay, let's clear that the one question. आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? Sorry, deep excited. Yes. Yes, sir. देखें, चलो इसको हम इस तरह ले लेते हैं। अब अगर आपके पास रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में जितने भी सराउंडिंग में मटेरियल हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी बैलेंस बैंड होगा, उसमें भी कंडक्शन बैंड होगा, उसमें फॉरबिडन बैंड और बैंड गैप वाली एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? रूम टेम्परेचर पे, जिसको थर्मलाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं। मतलब इसका ये होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाकर लाई करेंगे, अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट नहीं हो रही है तो नॉर्मल अनआयोनाइज्ड फॉर्म में या अनएक्साइटेड फॉर्म में कोई भी एटम जो होगा रूम टेम्परेचर पे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहां पर, दैट शुड बी इन द वैलेंस शेल। क्लियर? और उसके ऊपर जो कंडक्शन बैंड होगा वो डेफिनेटली कंडक्शन बैंड की एनर्जी होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो कंडक्शन बैंड को क्रॉस करेगा, और कंडक्शन मीन वैलेंस जो वो है फॉरबिडन बैंड गैप है उसको वो करेगा, क्रॉस करेगा और कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब मजीद उसको एनर्जी नहीं मिल रही तो सराउंडिंग की जो थर्मलाइजेशन एनर्जी है वो तो कैपेबल नहीं है कि वो जाकर इलेक्ट्रॉन को किसी भी शेल या वैलेंस शेल से खुद ब खुद ही कंडक्शन शेल में ले जाए। नो, इट्स इम्पॉसिबल। जी नेक्स्ट सर ये एनर्जी कैरियर माइग्रेशन वाला स्टेप सर जी। अब आपका आवाज बंद हो रहा था। अच्छा, एनर्जी कैरियर माइग्रेशन का ये हो गया है कि बेसिकली ये मैकेनिज्म में आएगा, लेकिन यहाँ पर ये सुन ले इसको कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये बेसिकली आए हैं वो इंसिडेंट एनर्जी से, जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं और जिसको हम कन्वर्ट करेंगे कहाँ पर, लाइट। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो मजीद आयोनाइजेशन नहीं कर सकते जब वो चले जाएंगे बॉटम ऑफ द कंडक्शन और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के।
तो अब ये एक Okay, sir. ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स वेयर, टूवर्ड्स द लुमिनेसेंस सेंटर, जहां से लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो अपने साथ इस एनर्जी को कैरी करके कहां पर सफर रखेंगे? टुवर्ड्स द लुमिनेसेंस सेंटर। अब ये लुमिनेसेंस सेंटर की तरफ जाएंगे तो लुमिनेसेंस सेंटर को ये एनर्जी डिलीवर करेंगे। लुमिनेसेंस सेंटर एक्साइट होगा, एक्साइटेशन में वो लाइट इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ फोटॉन। ये नजर आ रहा है आपको। उस जो लुमिनेसेंस सेंटर है, दिस इज एक्चुअली द लुमिनेसेंस सेंटर। नाउ ये बेसिकली है लुमिनेसेंस सेंटर, जिसको हम ये, दिस इज अ लुमिनेसेंस सेंटर। उसका एक होगा एक्साइटेड स्टेट, वो डॉपेंट होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयोडाइड में तालियम डॉप्ड है, तो तालियम यहाँ पर आएगा। दिस इज अ तालियम। तालियम जो होता है वो एक एनर्जी लेवल जनरेट कर देता है बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, जिसको हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं। अब इस फॉरबिडन बैंड गैप में यहाँ पर आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि वो एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन आकर देगा, या ये होल लेगा और जाकर वो एक्साइट कर देगा। अब ये किस तरह एक्साइट होगा, वो पूरी मैकेनिज्म है, वो लेक्चर में हम पूरी फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो माइग्रेशन, एनर्जी माइग्रेट करती है और जाकर डिलीवर करती लुमिनेसेंस सेंटर के। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म का प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में बड़े डिटेल में होगा और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे, होपफुली। क्लियर? Okay, sir. Okay. See you in Okay. Thank you. Okay, if no more question, then we will finish it, right? Okay, sir. Thank you. Okay. You, sir.